नमस्कार। आरबीएल बैंक के अंदर मार्केट का देखा जाए तो पिछले 2 सालों के अंदर काफ़ी लंबा नेगेटिव व्यू रहा है और अब 2 साल के नेगेटिव व्यू के बाद देखा जाए तो आरबीएल बैंक का शेयर लगभग नीचे से 85 रुपये से रिकवर होता होता 220 रुपये के आसपास आ गया है। और इस रिकवरी में देखा जाए तो एमएनएम जैसी बड़े ग्रुप ने आरबीएल के अंदर लगभग 3.25% हिस्से की खरीदारी करी है। एमएनएम जैसा ग्रुप आरबीएल बैंक के अंदर क्यों खरीदारी कर रहा है? अगर आप इस सवाल का आंसर जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इसका आरबीएल बैंक के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, और साथ ही साथ अगर आप ये डिकोड करना चाहते हैं कि आरबीएल बैंक का शेयर अपने आईपीओ प्राइस के बाद बने हुए 700 रुपये के हाई को दोबारा टच कर पाएगा या नहीं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपके साथ कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं आरबीएल बैंक को लेकर। क्योंकि एमएनएम की जो बाइंग है उस बाइंग के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। आज मैं वो सभी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आरबीएल बैंक इस समय होलसेल फंडिंग भी कर रहा है और रिटेल सेक्टर में भी फंडिंग कर रहा है। रिटेल सेक्टर के अंदर बैंक क्रेडिट कार्ड का बिजनेस भी चला रहा है, बैंक जो है माइक्रो फाइनेंस भी कर रहा है, हाउसिंग लोन भी बैंक इस समय दे रहा है, रिटेल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी बैंक अपना लोन बांट रहा है, साथ ही साथ रूरल व्हीकल फाइनेंस का भी बैंक का बिजनेस इस समय चल रहा है, और बैंक जो है बिजनेस लोन्स भी बांट रहा है। और बैंक का इस समय जो मेन बिजनेस है, या आप कह लीजिए जो टोटल लोन बुक है, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है इस समय रिटेल सेगमेंट से ही आ रहा है। और होलसेल के अंदर बैंक इस समय एनबीएफसी, पावर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, इन सभी सेक्टरों में ज़्यादातर अपनी होलसेल बुक को बनाए हुए है। इन सब सेक्टर के अंदर बैंक इस समय अपना पैसा बांट रहा है या फाइनेंसिंग कर रहा है। आरबीएल बैंक की भारत के अंदर इस समय लगभग 520 ब्रांच हैं। आरबीएल बैंक के जो मैंने आपको रिटेल एसेट के बारे में बताया है, कहीं ना कहीं इसी के अंदर एमएनएम की बाइंग का राज भी छुपा हुआ है। और जो लोग आरबीएल बैंक को शेयर के खरीदने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, या आप कह लीजिए एक ऐसा पॉइंट है, उनको इस पॉइंट पर रेगुलर नज़र बना कर रखनी चाहिए। आरबीएल बैंक रिटेल सेगमेंट के अंदर अगर क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में देखें तो लगभग 26% के हिसाब से वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रोथ दिखा रहा है। माइक्रो फाइनेंस में 74% के हिसाब से ग्रोथ दिखा रहा है। रूरल व्हीकल लोन्स पर इस समय 194% की ग्रोथ दिखा रहा है। और हाउसिंग लोन के अंदर, जो कि एक इतना बड़ा सेक्टर है, या आप कह लीजिए इतना बड़ा सेगमेंट है, उसके अंदर बैंक 77% की ग्रोथ दिखा रहा है वाई ऑन वाई बेसिस पर। तो जो ये बैंक की ये जो ग्रोथ आ रही है, इसी के अंदर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एमएनएम की बाइंग छुपी हुई है। इस समय बैंक के वैल्यूएशंस हैं, वो भी बड़े बायर को बैंक की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एमएनएम की अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो एमएनएम की एक कंपनी है एमएनएम फाइनेंस। उनका भी जो मेन बिजनेस है वो एसएमई को फाइनेंसिंग करने का है और रूरल एरियाज़ में व्हीकल्स को फाइनेंसिंग करने का है। तो देखा जाए एमएनएम को शायद कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आरबीएल के इस बिज़नेस के अंदर कोई इंटरेस्ट भी हो सकता है, जिसके कारण एमएनएम लॉन्ग टर्म व्यू बनाकर अब इस बैंक के अंदर अपनी बाइंग को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और एमएनएम ने ये तक बताया है कि हम अपनी बाइंग को लगभग 10% तक ले जाएंगे। और दूसरा, जिस तरीके से इस बैंक का बिजनेस एनबीएफसी को भी फाइनेंसिंग करने का है, तो इससे कहीं ना कहीं आगे जाकर एमएनएम फाइनेंस को फंडिंग में भी कुछ फ़ायदा मिल सकता है। आरबीएल बैंक के द्वारा उनको बिजनेस करने के लिए फंड्स भी मिल सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, जिसके तहत एमएनएम को ऐसे वैल्यूएशंस पर आने वाले समय में एक बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। अब मैं आपको नज़र डलवाता हूँ इस बैंक की पास्ट परफॉर्मेंस पे, क्योंकि ये एक ऐसा बैंक है, अगर आप देखें इसने 2011 से लेकर 2023 तक भी अगर आप देखें तो बैंक की जो ग्रोथ रही है, शानदार ग्रोथ दिखाई है। 2011 के अंदर बैंक की अगर हम लोन बुक की बात करें तो लगभग 1900 करोड़ के आसपास की इस बैंक की लोन बुक थी।
और जिस लोन बुक को बैंक ने बढ़ाकर पिछले साल लगभग 73,000 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया। कहने का मतलब बैंक की जो लोन बुक में अगर आप देखा जाए तो लगभग 38 टाइम्स का इजाफा हुआ। और अगर बैंक के प्रॉफिट की बात करें हम तो 12 करोड़ रुपए का जो बैंक का प्रॉफिट था 2011 के अंदर, 2023 आते आते वो लगभग 850 करोड़ रुपए का हो गया। तो ये बताता है कि इस बैंक की जो हिस्ट्री रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। पर हाँ, एक शॉर्ट फ्रेम में बैंक के साथ दिक्कत भी आई जब बैंक के अंदर काफ़ी बड़े एनपीए के इश्यूज आए। उस दौरान इस बैंक की काफ़ी सारी एसेट वैल्यू और एसेट्स पर अगर देखा जाए तो काफ़ी डेंट हुआ। बैंक के एनपीए बढ़े, बैंक के अंदर जो है काफ़ी सारा अमाउंट ऐसा निकला जिसको बैंक को जो है राइट ऑफ करना पड़ा। बैंक का अगर आप देखें 2019 के अंदर प्रॉफिट था लगभग 867 करोड़ रुपए का, जिस समय बैंक का आईपीओ आया था। पर 2022 आते आते इस बैंक को प्रॉफिट की जगह बैंक लॉस में आ गया। एनपीए जो बैंक का नेट एनपीए उस समय 0.69% हुआ करता था 2019 में, 2022 में वो लगभग 2% हो गया। और ग्रॉस एनपीए जिस समय बैंक का आईपीओ आया था लगभग 1.38 था, वो उस समय 4.40 पहुंच गया। कहने का मतलब बैंक के अंदर सडनली जो है एक बहुत बड़ा पैनिक आ गया, जिसके कारण मार्केट ने शेयर की बड़ी ज़बरदस्त पिटाई करी और शेयर पिटते पिटते लगभग 85-90 रुपये के भाव के पास आ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि आईपीओ के टाइम पे 12% पे थी, वो भी उस समय नेगेटिव हो चुकी थी। पर अब इस बैंक के अंदर पिछले कुछ समय के अंदर काफ़ी बड़ा रिवाइवल देखा जा रहा है, और वो रिवाइवल बैंक के फिनेंशियल्स के अंदर ही छुपा हुआ है। जहां मैं आपकी नज़र डलवाना चाहता हूं, वहां अगर आप हर रिटेल इन्वेस्टर को बैंक के अंदर, अगर आरबीएल बैंक के अंदर कोई खरीदारी का मन है तो सबसे पहले आप बैंक के अंदर सुधार देखिए जो बैंक इस समय रेगुलर बेसिस पे कर रहा है। जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि FY22 के अंदर बैंक ने लॉस पोस्ट किया था। अब अगर Q1 FY24 के अंदर देखें तो बैंक ने लगभग 288 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो ये बता रहा है कि इस साल के अंदर आरबीएल बैंक लगभग 900 से 1000 करोड़ रुपए के बीच में प्रॉफिट पोस्ट कर सकता है। अब अगर यहीं ग्रोस एनपीए की बात करें तो FY22 के अंदर बैंक का जो एनपीए है लगभग 4.40% पहुंच चुका था। आज की डेट में बैंक का ग्रोस एनपीए घटकर लगभग 3.22 के आसपास आ चुका है। और अगर बैंक के नेट एनपीए की बात करें तो वो भी लगभग 1% के पास है, वो भी काफ़ी समय से तेज़ी से सुधर रहा है। और बैंक की अगर आरओई की बात करें तो उसमें भी बड़ा अच्छा सुधार है। जिस बैंक की आरओई 2019 में 12% थी और बैंक जिस पर बैंक को इतने वैल्यूएशन मिल रहे थे, आज वो आरओई FY22 में नेगेटिव होने के बाद आज लगभग 8.39 मतलब 9% के आसपास पहुंचने को तैयार हैं। तो ये भी बहुत बड़े कारण हैं जिसके कारण बैंक के शेयर में अब तेज़ी देखी जा रही है, क्योंकि बैंक के जो फिनेंशियल्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से सुधरते जा रहे हैं। 2019 के अंदर आरबीएल बैंक ने जब 700 रुपये का हाई टच किया था, उस समय बैंक का ईपीएस आ रहा था लगभग 14.5 रुपये का, और बैंक की बुक वैल्यू उस समय थी 172 की। उस समय बैंक को मार्केट ने जो बुक वैल्यू दी थी वो लगभग 3.16 की दी थी, उसकी एसेट क्वालिटी को भी देखकर और बैंक के उस समय ईपीएस को भी देखकर। अब जिस तरीके से बैंक की मैंने आपको बताया कि एसेट क्वालिटी सुधर रही है, तो उसके कारण बैंक का ईपीएस भी सुधर रहा है। अगर हम इस साल की बात करें तो बैंक अपने लगभग एक्सपेक्टेड ईपीएस की बात करें तो 17 रुपये का ईपीएस बैंक के अंदर इस साल आने की उम्मीद है। तो जिस तरीके से बैंक के प्रॉफिट में, ईपीएस में और बुक वैल्यू में सुधार देखा जा रहा है, तो यही सब बहुत बड़े कारण बनेंगे जिसके कारण बैंक जो है यहाँ से बैंक की री रेटिंग होगी। और निश्चित रूप से अगर बैंक इस तरीके से ही परफॉर्मेंस करता रहेगा तो बैंक आने वाले समय में फिर दोबारा से अपनी बुक वैल्यू के लगभग 3 के मल्टीपल पर काम कर सकता है। तो मेरा आप लोगों को ये वीडियो बनाकर जो समझाने का मतलब है वो सिर्फ ये है कि आरबीएल बैंक जो है अपने बुरे वक्त से आगे निकल चुका है। बैंक का पास्ट रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। बैंक ने काफ़ी लोअर बेस से ग्रोथ करी है। बैंक के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे ग्रुप का आना और स्टेक को बाय करना ये बता रहा है
कि बैंक जो है एक लॉन्ग रनवे की ओर चल दिया है। जिस तरीके से बैंक की एसेट क्वालिटी और अर्निंग सुधर रही है, तो ये बता रहा है कि बैंक की आगे री रेटिंग होगी, और यही कारण है बैंक के शेयर में जो पीछे इतने दिनों में तेजी देखी गई है। तो आप लोग बाग आरबीएल बैंक को एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर मानकर ही उस पर विचार करें। आरबीएल शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी नहीं, अब आरबीएल एक लॉन्ग टर्म प्लेयर बनता जा रहा है, और आप लोगों को भी थोड़ा सा ब्रॉड व्यूज़ लेकर ही आरबीएल बैंक पर नज़र बनानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आरबीएल बैंक की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।